बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं और उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। जो CSS स्पेशल एग्ज़ाम 2024 का पेपर 13 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ, उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाक अफेयर के पेपर में पूछा गया, दैट वाज द रिफॉर्म्स इन इंस्टीट्यूशनल या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था पाक अफेयर्स के पेपर में, और उससे नेक्स्ट डे हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नॉट जस्ट रिगार्डिंग पाक अफेयर या आपके पॉलिटिकल साइंस, गवर्नेंस, आपके पब्लिक एड, ये हर टॉपिक के अंदर, हर सब्जेक्ट में, इवन आपके ऐसे के लिए भी एट सम एक्सटेंट ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये इस टाइम हमारी इम्पोर्टेंट डिबेट है कि क्योंकि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एग्जेक्टिव इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो वीक हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे। उसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्रॉपरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दायरा कार में ही नहीं आ रहे, क्योंकि चेक एंड बैलेंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर का भी बहुत ज़्यादा इशू है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग की इंस्टीट्यूशंस। अब की इंस्टीट्यूशंस में हमारे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, क्योंकि एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देखें किसी भी कंट्री के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है वो 4 एस्पेक्ट से बनाए जाते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरसाइट के लिए होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सिक्योरिटी के लिए होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ग्रोथ के लिए होते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशन जो है वो इक्विटी के लिए होते हैं, इक्विटी एंड द वेल बीइंग ऑफ द नेशन। अब ये 4 तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं, और इंस्टीट्यूशन जितने भी होते हैं वो इन 4 पॉइंट्स एंड 4 एट्रीब्यूट्स के इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं। फर्स्ट वाज द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट, सेकंड सिक्योरिटी, थर्ड ग्रोथ, फोर्थ इक्विटी। अब जो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ओवरसाइट के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं, दैट इज नैब, ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, HEC हायर एजुकेशन कमीशन, FPSC फेडरल सर्विस कमीशन, उसके बाद नेस्टैक, NSTC नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड गवर्नमेंट डायरेक्टर जनरल। तो ये सारे जो हैं ये हमारे, इवन पार्लियामेंट्री कमेटी, ये भी पार्लियामेंट्री कमेटी जो पार्लियामेंट की बनाई जाती है वो भी ओवरसाइट करने के लिए बनाई जाती है, एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेशन के लिए। उसके बाद सेकंड हमारा जो है एट्रीब्यूट सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी के अंदर आपके जुडिशरी है, पुलिस है, FIA है, नेक्टा है, नेशनल काउंटर टेररिज्म एजेंसी एंड प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद ग्रोथ के है, ग्रोथ का SBP है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, SCCP है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, और BOI है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अगर हम इक्विटी में देखें तो इक्विटी के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इक्विटी के अंदर भी आता है, और आपकी अकाउंटेबिलिटी सिक्योर इसके लिए जो आपका ग्रोथ है उसमें भी आता है। HEC जो है वो आपका अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के अंडर आता है। BISP है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इरिगेशन अथॉरिटीज़ हैं, और उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड नेवटेक है, नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन अथॉरिटी। तो ये सारे आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं ये इक्विटी के अंडर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं इनमें इशू क्या है। देखें एसिमोगल और रॉबिन्सन जो है वो एक क्लियर सी बात करते हैं, वो कहते हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज दैट डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो होती हैं वो इफेक्टिव नहीं होती। कि अगर आप एक इंस्टीट्यूशन को पकड़ें, फॉर एग्जांपल पुलिस को पकड़ लिया, और पुलिस को पकड़ के हम उसमें रिफॉर्म्स लेकर आना चाह रहे हैं, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आना चाह रहे हैं, तो वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होता रिफॉर्म्स। और पाकिस्तान के अंदर, हमारी स्टेट के अंदर सबसे मेन ड्रॉबैक ये
ये है कि हम सिर्फ उस इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं जो एक्सटर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो एक्सटर्नल प्रेशर के जो एट्रीब्यूट्स हैं, एक्टर्स हैं, हम उनके ऊपर तवज्जो नहीं देते और वो रिफॉर्म जो है वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नहीं होती और हम उससे डिजायर्ड बेनिफिट्स जो हैं या जो हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं कर सकते। तो वो यही बात करते हैं सीमोगल और रॉबिन्सन जो है, वो कहते हैं कि डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कभी भी इफेक्टिव नहीं होती, बल्कि इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। सबसे पहले इन दो चीजों के ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूशन, हम चाहे वो आपका ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का है, चाहे इक्विटी का है, चाहे ग्रोथ का है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, आप उस इंस्टीट्यूशन की डायरेक्ट रिफॉर्म से पहले आपको जो बेहतर करनी है वो दो चीजें बेहतर करनी है, दैट इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में आपके लेजिस्लेचर्स आ जाता है, पॉलिटिकल आपकी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, आपके पॉलिटिकली मैनिफेस्टेशंस आ जाती हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं। उसके बाद आपकी आती है कि और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, के पॉलिटिकल पावर में डिस्ट्रीब्यूशन, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, और इससे आपकी डेवलप होती है आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये बात जो है वो कहते हैं दैट इज लिटिल इम्पैक्ट ऑन जनरल, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक जो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करेंगे, दैट मे हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और परफॉर्मेंस इफ दे लीव अनटच द अंडरलाइंग पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को अनटच करेंगे और उस पर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये जो हमारी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होंगी ये इनफ नहीं होंगी। अब इससे क्या होगा कि अगर हम सिर्फ डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और हम दूसरे रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, तो इससे फर्क ये पड़ेगा कि आपका जो, देखिए दो तरह की पावर्स होती है, वन इज डिफेक्टो पावर, सेकंड इज डिजोर पावर। डिफेक्टो पावर होती है कि जो रियल में फैक्ट में जो है वो किसी के पास होती है, डिजोर जो उसको एंजॉय कर रहा होता है प्रैक्टिकली, और डिजोर पावर होती है जो उनके पास होती है पर वो एंजॉय नहीं कर सकते। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको दूं कि अगर आपने ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो, तो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी पावर्स है वो सारी की सारी जो है वो क्राउन के पास हैं, वो किंग के पास हैं ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो, बट वो सारी पावर्स जो है एंजॉय प्राइम मिनिस्टर करता है। तो ये है कि डी ज्योर जो है वो क्राउन है और डी फैक्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो वो कहते हैं डी ज्योर पावर जो है उसके ऊपर तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ सकता है, बट जो डिफेक्टो पावर है उसके ऊपर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर वो एग्जाम क्यों, वो कहते हैं कि डिज्योर पावर अगर चेंज होती है तो वो भी डिज्योर पावर चेंज होने के बाद वो भी किसी इलीट के पास आएगी, अगर किसी न्यू इलीट के पास आती है तो वो सेम टू सेम इक्विलिब्रियम वैसे का वैसे रह जाएगा, क्योंकि इलीट वही वही पॉलिसीज बनाएंगे, वही आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे जो पहले पिछले एलीट जो है वो रख रहे हैं। और पाकिस्तान का सबसे मेजर इशू ये है कि पाकिस्तान we are still not understanding the complex relationship between political institution and political equilibrium। ये इन दोनों का, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर तो वर्क करने की कोशिश करते हैं बट पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर बात नहीं करते। पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जितने भी पॉलिटिकल पर्संस हैं या जितने भी एरियाज हैं उनके अंदर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, तो चारों प्रोविंसेस के जितने भी नेशनल असेंबली के अंदर मेंबर्स हैं उनके अंदर पावर इक्वली तौर पर जो है वो डिवाइड की जाए। हालांकि अब ऐसा पाकिस्तान के अंदर नहीं होता, पंजाब की पावर जो है वो ज़्यादा नेशनल असेंबली के अंदर दी जाती हैं और उसके अगेंस्ट बाकी जो है उनको उतनी पावर या उतनी नॉमिनेशंस जो हैं या उनको उतनी जो मैनिफेस्टेशंस जो है वो नहीं दी जाती। जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो हर पॉलिटिकल पार्टी डेवलप करती है, उस मैनिफेस्टो में तो यही होता है, हर किसी का मैनिफेस्टो अलग है। जैसे पीपीपी का मैनिफेस्टो है रोटी कपड़ा और मकान, तो वो उस बेस के ऊपर जो है जब मैनिफेस्टो के ऊपर वर्क नहीं करते तो पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम नहीं रहता। इसी चीज के ऊपर वो चाइना की एग्जांपल भी देते हैं रॉबिन्सन, और वो कहते हैं कि 1978 में जब इन्होंने पॉलिसी रिफॉर्म्स लेकर आई ग्रोथ के लिए, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम इन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल
इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेंगे, जिससे उनकी जो पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम है वो डोमिनेट होगा, और उससे उनकी हम दुनिया देखती है कि उनके से हमने कितनी ग्रोथ हुई है, और उसकी ग्रोथ से दुनिया जो है वो अब फायदा भी उठा रही है। और हमें इवन पाकिस्तान का कंपैरिजन अगर बांग्लादेश और इंडिया से किया जाए तो हमें उस हिसाब से भी अपने की इंस्टीट्यूशन को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स एजेंडा, कि हम अब देखते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उनकी लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स किस तरह हो सकती हैं। तो बेसिकली हम इश्यूज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि रिफॉर्म्स भी उसके अंदर कैसे लेके आ सकते हैं। सबसे पहले जो इशू है वो हमारे इलेक्ट, क्योंकि हम पॉलिटिकल की बात करते हैं, पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम के लिए हमारा फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो है इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो देयर इज़ अ नीड फॉर रिफॉर्म्स ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, वो कहते हैं एसिमोगल और रॉबिन्सन वो बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको फ्रेश एंड न्यू पॉपुलेशन सेंसिस की बेस पर जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस उसको डेवलप किया जाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन एंड जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको अनफेटर्ड पावर जो है दी जाए टू ऑर्गेनाइज इलेक्शंस बाय डायरेक्टली टेकिंग कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस ऑफ प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स। कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको कंप्लीट पावर दी जाए। देखिए अभी इलेक्शन कमीशन क्या है, आप अभी की बात कर लें, जब इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शंस करना चाहते थे तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हमारे पास बजट नहीं है, तो वो इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो डिनाई करते हैं, रिलाई करते हैं। तो उस रिलाई करने की वजह से क्या होता है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल प्रॉपर नहीं होता। तो वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके पास कंप्लीट पावर्स होनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो हैं वो वोटिंग के लिए यूज़ होनी चाहिए। और उसके बाद जो अब देखें क्लियर सी बात है कि चीफ फॉर एग्जांपल अब कोई भी कैंडिडेट जो है वो जाकर अप्लाई करता है नॉमिनेशन के लिए। जब वो नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करता है तो वो अपने एसिड्स बताता है। तो उन एसिड्स को कंफर्म करने के लिए कि क्या ये एसिड्स सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन या ईसीपी के पास किसी तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है कि कोई भी नेशनल असेंबली का जो नॉमिनेटर आया अगर उसने अपने एसीज जो है वो कम बताए हैं तो कोई उनके पास के कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ना फोर्स है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो जो देता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि केयरफुली स्क्रीन किया जाए। उसके बाद जो आर्टिकल 62 जब केयरफुली स्क्रीन करेंगे तो उसके बाद आर्टिकल 62 एंड आर्टिकल 63 जो पनामा गेट के बाद जो है वो ओपन हुआ था उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के उसको जो उसके एलिजिबल है उसको क्लियर किया जाए और जो एलिजिबल नहीं है उनको फेल कर दिया जाए। उसके बाद सेकंड है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं देम सेल्व, सेकंड आपका रिफॉर्म दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज देम सेल्व मस्ट इंस्टीट्यूट डेमोक्रेटिक कॉन्टेस्ट विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए 1950 से के बाद जो है वो एक इलेक्शन जो है वो नेशनल लेवल पे होता था, उससे पहले एक इलेक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में ही होता था। पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन होता था और उसकी बेस के ऊपर जो है वो हर चीज जो है वो एक्सेप्ट की जाती थी। बट आफ्टर 1970 जब भुट्टो साहब रिफॉर्म्स लेकर आए थे तो उसके अंदर जो है वो अब आल इन आल जो है वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी का हेड है वो उसी के पास कंप्लीट पावर्स हैं और कोई भी पार्टी का मेंबर उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, और कोई भी उसके अगेंस्ट जाएगा तो उससे जो है उसकी पावर ले ली जाएगी। और इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल जो है वो आप देखते हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आई थी पीटीआई के अगेंस्ट, तो पीटीआई के कई नेशनल प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स जो हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट डिसीजन दिया था तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो एक छोटी सी एग्जांपल हम अभी लेटेस्ट देखते हैं। तो अब क्या है कि जो सिंगल इंडिविजुअल की पावर्स है ये अगेंस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। अब इसके लिए कंसल्टेशन चाहिए कि एक सिंगल पर्सन के पास जो है वो एब्सोल्यूट पावर्स हैं जिससे डेमोक्रेसी जो है वो फ्लोरिश नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी को बोलने की और अगेंस्ट जाने की पावर है, बट क्योंकि
जो भी पार्टी का हेड होता है वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, और इवन आपको अगर आप किसी पोस्ट के ऊपर हैं तो आपके पोस्ट से भी हटा दिया जाएगा। ये सेकंड पॉइंट है कि उनके पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है दैट कि लोकल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाए। देखिए 18th अमेंडमेंट और 7th एनएफसी अवार्ड के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि जितने फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो भी सब्जेक्ट किए गए, 3 सब्जेक्ट थे, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट को अबॉलिश कर दिया गया और फेडरल लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट थी, और क्लियरली जो है फेडरल ने प्रोविंसेस को जितने भी उनके सब्जेक्ट्स थे उनको क्लियरली ट्रांसफर कर दिया। बट यहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने जो पावर्स थी उनको फर्दर लोकल गवर्नमेंट्स में डिवॉल्व नहीं किया, और लोकल गवर्नमेंट में डिवॉल्व ना करने की वजह से जो है ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो इश्यूज हैं वो पैदा होते हैं। जिस तरह कौन कौन से इश्यूज हैं, लाइक लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, स्कूलिंग फॉर द चिल्ड्रन, इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ केयर, सप्लाई एंड ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर होती हैं जिसकी बेस पे वो सर्वाइव कर रहे हैं। इसीलिए जो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि वो अपने पास को लोकल गवर्नमेंट में डिवॉल्व करे। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं इसके ऊपर मैं हमने एक रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन गवर्नेंस के ऊपर हमारा एक लेक्चर भी है, आप उसको भी सुन सकते हैं। तो सिविल सर्वेंट जो उनके रोल को बढ़ाया जाए। देखिए हम पहले भी कई बार पिछले टॉपिक पे बात की है, और अगर आप सुनेंगे आपको नजर आ जाएगा। देखिए 1990 तक गवर्नेंस का मैकेनिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। क्योंकि हमने 1947 के बाद जो सिविल सर्विस सब कॉन्टिनेंट के अंडर ब्रिटिश थी, हमने उसी को किया, जिसकी वजह से हमारी गवर्नेंस बहुत बेहतर हुई। आप देखें कि पाकिस्तान के इतने इश्यूज के बाद भी पाकिस्तान बहुत जल्दी जो है उन इशू से रिकवर हो गया। बट 1973 के बाद रिफॉर्म्स लाई गई सिविल सर्वेंट्स में। अब 1973 से पहले क्या था कि कोई भी सिविल सर्वेंट जो है वो पॉलिटिशियंस के अंडर नहीं था, सेपरेशन ऑफ पावर थी, सिविल सर्वेंट की गवर्नेंस अपनी थी और वो पॉलिटिशियंस के अंडर काम नहीं करते थे। 1970 की रिफॉर्म्स के बाद भुट्टो साहब रिफॉर्म्स लेकर आए और उन्होंने क्या किया, जितने भी सिविल सर्वेंट्स और एग्जीक्यूटिव क्लास थी उनको पॉलिटिशियंस के अंडर कर दिया, और पॉलिटिशियन के अंडर करने के बाद जो है इन्होंने उनको अब क्या है, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको पॉलिटिशियंस की बात माननी पड़ती है, और इवन उनकी सिक्योरिटी भी नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब प्लेस, कि अगर वो पॉलिटिशियंस के अंडर जाते हैं तो उनकी जॉब इनसिक्योरिटी पैदा होती है, जिसकी वजह से गवर्नेंस उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह कहते हैं, और उसकी वजह से पॉलिटिक्स जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव क्लास है, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो गई है। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक तो जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको डीपॉलिटिसाइज किया जाए, और दूसरा उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए ताकि वो अपना काम इंडिपेंडेंटली तौर पर कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्पेंशन, पाकिस्तान का ये एक मेजर इशू है, दैट इज द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इन पाकिस्तान हैज बिकम टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड अननेसेसरी लेयर्ड। ठीक है, अब देखें अब इशू क्या है, इशू ये है कि पाकिस्तान ने सब कॉन्टिनेंट के में जो ब्रिटिश जो है जो भी सिविल प्रोसीजर कोड्स या एविडेंस एक्ट जो है वो रखे हुए थे, सेम पाकिस्तान ने वही अपने पास रखे हुए हैं। ये इस चीज़ के ऊपर जुडिशरी के ऊपर आप पूरा टॉपिक जो है वो मिल जाएगा आपको, रोल ऑफ जुडिशरी एंड गवर्नेंस हमारे इसी टॉपिक के लेक्चर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ये सारी बातें जो हैं वो समझने के लिए मिल जाएंगी कि किस तरह कितने कितने पाकिस्तान के जो सिविल प्रोसीजर कोड्स और एविडेंस एक्ट हैं वो कितने कितने पुराने हैं। इवन ब्रिटिश जिनका था उन्होंने भी इसके अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी उन्हीं के अंदर चल रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से गवर्नेंस इश्यूज पैदा होते हैं। अब गवर्नेंस इश्यूज कैसे पैदा होते हैं, जो क्रिमिनल हैं या डिफॉल्टर्स हैं, जो वायलेटर्स ऑफ लॉज हैं, वो या स्टेट के वायलेटर्स ऑफ लॉज हैं जो टैक्स नहीं देते, 100 एंड बिलियंस ऑफ रुपीस का जो टैक्स है वो नहीं देते, वायलेशन करते हैं, या जो बैंक से, स्टेट बैंक या इन बैंक से लोन्स लेते हैं
वो क्या करते हैं, वो स्टे ऑर्डर्स ले लेते हैं और फर्दर उसकी अपील चलती जाती है, जिसके ऊपर लैक ऑफ प्रोग्रेस होती है, और उसके ऊपर जो क्रिमिनल्स होते हैं या जो डिफॉल्टर्स होते हैं, जो वायलेटर्स होते हैं, वो उनको टाइम मिल जाता है और वो इंजॉय कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस जो हैं उनको बेहतर किया जाए, बिकॉज उनकी कंडीशन जो है वो लो ऑर्डर में बहुत मेजरेबल कंडीशंस में है। तो इस चीज़ को हमारा जो स्पीडी ट्रायल जो है उसको बेहतर किया जाए और जस्टिस को डिस्पेंसेशन जो है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट किया जाए। उसके बाद जो है जो इंफॉर्मेशन एक्ट है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो जो फेडरल गवर्नमेंट देती है वो ओवर डिल्यूटेड है, ओवर डिल्यूटेड एंड डिफाइंड है। उसका मतलब क्या है, देखें इंडिया के अंदर जो है, अगर आप इंडिया की एग्जांपल है कंपैरिजन के अंदर, तो उनमें जो इंफॉर्मेशन का एक्ट है, इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो क्लियर है कि वो सबको जाता है, उनमें किसी किस्म की लेयर नहीं है, किसी किस्म की लिमिटेशंस नहीं है। तो वो क्लियरली जो है वो आप लोगों के पास जाता है, जिसकी वजह से गवर्नेंस बेहतर होती है। ये सिर्फ सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं हो रही, ये इंफॉर्मेशन एक्ट एग्जेक्टिव लेवल पे भी हो रहा है। मतलब अगर किसी ने, कोई डीसी या किसी भी एग्जेक्टिव ने अगर कोई फंड्स जारी किए हैं और उस फंड जारी करने के ऊपर कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन जाके इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर पूछ सकता है कि इस पे आपने कितना लगाया, तो वो भी इसी इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर आता है। और ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आपका सोशल मीडिया, इंटरनेट, आपके यही इंफॉर्मेशन एक्ट बाय स्लोली, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आती हैं। इसको बेहतर किया जाए जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। उसके बाद पार्लियामेंट को चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस रखे एग्जेक्टिव के ऊपर एंड लेजिस्लेशंस के ऊपर जो नहीं रखते। जैसे पार्लियामेंट की पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी का काम है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्टर और एजेंसी के ऊपर जो है वो नज़र रखना और इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटीज जो हैं ये आपकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है अकाउंटेबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का एंड ओवरसाइट का, कि जो लेजिस्लेचर्स कर रहे हैं उनके ऊपर ओवरसाइट करना और जो एग्जेक्टिव्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर ओवरसाइट करना। और पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बिल्कुल डेड है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई वर्क नहीं हो रहा। तो पार्लियामेंट्री कमेटी को एक्टिव करें और एक्टिव करने के बाद उनको बाकायदा उनकी पावर्स दें। स्ट्रेंथनिंग दीज कमेटी, इससे क्या होगा, strengthening these committees would help in exerting effective control over the misuse of power and resources by the executive के अंदर आपके मिनिस्टर्स भी आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, दैट इज मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट नीड टू मॉडर्नाइज्ड एंड ओवरहॉल्ड। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है, दैट इज ओवर सेंट्रलाइज्ड, कंसंट्रेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रोविंशियल चीफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज है, क्लियर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसके बाद आपका जो कमिटमेंट है वो भी प्रॉपर नहीं है। इट्स मीन के प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, कि चेक क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन क्रिएट होती है और प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता नहीं चलता कि किसके पास कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी किसी पर्सन की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। जब रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मीन टू से सबके पास क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्लियर पावर्स होती हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि किसी भी पर्सन्स की या किसी भी डिपार्टमेंट की और इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी जो है वो इजी हो जाती है। अब हमने ये जितने भी रिफॉर्म्स पढ़ी हैं, ये सारी रिफॉर्म जो है वो जनरल रिफॉर्म्स हैं, ये स्पेसिफिकली किसी डिपार्टमेंट की रिफॉर्म्स नहीं है। अब ये देखने में तो हमें बहुत ज़्यादा इजी लगती हैं, easy to visualize, बट ये एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आपके तीनों टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जेक्टिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर जो है उनकी पॉलिटिकल विल नज़र आती है और उनको, और ये इम्प्लीमेंट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो है रॉबिन्सन एक और बात भी करते हैं कि जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है दैट आर नॉट अफेक्टिव बिकॉज दे डू नॉट इंजॉय लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी इनके पास नहीं होती,
चाहे ये कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट के अंदर कहा है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर क्योंकि लोगों के लीडर्स, इलेक्टेड लीडर्स नहीं बैठे होते, तो इसलिए इसकी ये लेजिटिमाइज नहीं होता, और जैसे ही ये उतरते हैं तो फौरन उसको देयरफॉर ये रिफॉर्म जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो सस्टेन नहीं कर सकते। अब पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए? पॉलिटिशियंस को चाहिए कि हाँ वो अपने जो पॉलिटिकल विल है, जो अपने एक्सेसिव उनके पास पावर्स हैं, उसको डिलिजिटिमाइज करें और उनको उनको दे जिनको इसकी ज़रूरत है, और उसके बाद सिविल सर्वेंट्स का जो रोल है वो रीएक्टिवेटेड किया जाए, और जो हमने पहले उसके बारे में बात की है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, अब इन रिफॉर्म्स को फर्दर बेहतर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हों, तो सबसे पहले चेक एंड बैलेंस को बेहतर करें। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसको बेहतर कर सकते हैं? चेक एंड बैलेंस है, फंक्शनिंग ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नमेंट वर्क अंडर द वॉच डॉग ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेचर है, एक्सेसिबल इनएक्सपेंसिव एंड स्पीडी जुडिशियल एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। डी जो पावर है जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के पास है उसको फर्दर डिसेंट्रलाइज किया जाए, और जो प्रोविंसेस हैं वो भी फर्दर डिसेंट्रलाइज करें, लोकल गवर्नमेंट को दें, तो उसको डिसेंट्रलाइज द डिवॉल्व्ड सिस्टम एंड डायनामिक एंड एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि अ डायनामिक एंड एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट इन अ competitive market environment and they maintain probably high standard of the corporate governance and social responsibility that will propel the engine of the economy. That is the major topic of key institutional reform या restructuring की institution। इनके ऊपर अगर किसी, क्योंकि ये सारी जितनी भी पास थी, हमने पहले बात की कि हमें जेनेरिक बात करनी चाहिए, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म जो है वो प्रॉपरली इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकती, तो सबसे पहले हमें ये देख उसके लिए जितने भी एक्टर्स हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा, और ये फिर जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स हैं वो खुद ही बेहतर हो जाएंगी। अगर इनके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।